बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देन हम डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी को। किसे डिस्कस किया था? पोटेंशियल एनर्जी को। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की जो है डिफ़ाइन की थी। क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की डिफ़ाइन? हाँ, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। फिर हमने उसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन में उसकी टाइप्स देखी थी। हमने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एंड सेकंड वन इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने जो डिस्कस करनी है दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल। एज द नेम इंडिकेट दैट, इलास्टिक किसे कहते हैं? स्ट्रेचेबल। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेचेबल होगा उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ इलास्टिक इन नेचर। अब उसको स्ट्रेचेबल का क्या मतलब होता है? वंस जब हम एक दफ़ा उसको स्ट्रेच कर दें, क्या वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता? कर लेता है। अगर कोई ऐसी बॉडी जिसको हम एक दफ़ा जो है वो स्ट्रेच करें और वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर ना करे तो क्या उस चीज़ को भी हम इलास्टिक कहेंगे? नो। इलास्टिक कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर क्या अप्लाई करें? पहले फोर्स अप्लाई करें। ठीक है। अब फोर्स कैसी अप्लाई करें हम? या तो उस ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर उस ऑब्जेक्ट को पुल करें। पुलिंग फोर्स होगी या पुशिंग फोर्स होगी। तो एज अ रिज़ल्ट वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी, जो उसको रिस्टोर करेगी, वो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाएगी। ठीक है। तो हम डिफाइन देखते हैं। हम कहते हैं द एनर्जी, ऐसी एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट में किसी बॉडी में स्टोर हो। कब स्टोर हो? व्हेन डीफॉर्म्ड। व्हेन डीफॉर्म्ड। डीफॉर्म्ड मीन जब उसकी हम शेप जो है वो चेंज कर दें। जब हम उसकी शेप को क्या कर दें? चेंज कर दें, तो उसे हम कहते हैं ये क्या हो गई है? डिफॉर्म हो गई है। कैसे डिफॉर्म करते हैं हम किसी भी चीज़ को? बाय पुलिंग और पुशिंग, या बाय व्हेन बीइंग पुल्ड और पुश्ड। आपकी बुक ने एग्जांपल ली है एक रबर बैंड की। तो इस रबर बैंड को अगर हम देखें, अब आपने देखना है कि मैं पहले इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फिर जब मैं इसको उस फोर्स को रिलीज़ करूंगा तो वो फोर्स एक्चुअली इसके अंदर स्टोर हो चुकी होगी। चले हम फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या किया मैंने? इसको पुल किया है, स्ट्रेच किया है, पुलिंग फोर्स अप्लाई की है। जो फोर्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई की थी वो फोर्स इस बॉडी के अंदर क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। लेकिन जैसे ही मैंने जो फोर्स अप्लाई की हुई है वो रिलीज़ करूंगा तो वो फोर्स इस बॉडी को दोबारा क्या करेगी? रीस्टोर करेगी। जो फोर्स पहले अप्लाई की वो स्टोर हो गई थी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गई थी? स्टोर हो गई थी। अभी हमने जो एग्जांपल देखी उसमें हमने फोर्स अप्लाई की और हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया था? पुल किया था। उस पुलिंग फोर्स, वो जो पुलिंग फोर्स थी तो उसमें क्या हो गई थी? स्टोर हो गई थी। किस फॉर्म में स्टोर हुई थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब हमने उस फोर्स को रिलीज़ किया तो उसने उस बॉडी को उसकी पोजीशन पे दोबारा रिस्टोर कर दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं पुश्ड। सम टाइम लेट हम जो है वो स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास स्प्रिंग है। जब हम इसके ऊपर पुशिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? पुशिंग फोर्स। जब हम इसको पुश करेंगे, इसको एक्चुअली हम स्लिंकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिंकी। इसमें जो रिंग्स हैं इनको रिंग्स ऑफ स्लिंकी कहते हैं। ये छोटे छोटे रिंग्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये कम क्लोजर टू ईच अदर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन वो जो फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो इसके अंदर क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। अभी क्या हो रही है? स्टोर। तो जब जो अप्लाइंग फोर्स है उसको मैं रिलीज़ करूँगा तो वो जो फोर्स स्टोर होगी तो वो क्या काम करेगी? एज अ रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगी। रीस्टोर का मतलब वो दोबारा उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने इसमें ये देखनी है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी एक इलास्टिक लिमिट होती है। इनकी एक इलास्टिक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को जो है वो स्ट्रेच करते जाएं। अगर इलास्टिक है तो वो सारी उम्र स्ट्रेच ही होती रहेगी, जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम उनको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उनके अंदर स्पेसिफिक एक लिमिट होती है। उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमने उस इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए उन ऑब्जेक्ट्स को पुल करना है या पुश करना है, तो उनमें वो क्या जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में स्टोर होगी? इफ़ वी क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, जब हम उनकी वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर देंगे तो फिर हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा से अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है।
तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग में थे, तो वो ब्रेक हो जाएगी बॉन्डिंग, और वो परमानेंटली जो है वो पीस जो है उसका ब्रेक हो जाएगा। रबर बैंड की एग्जांपल ले लें, अगर हम उसको एक स्पेसिफिक जो है वो पोजीशन से ज़्यादा पुल करें, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें, तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ केमिकल एनर्जी। पहले कौन सी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देन क्या है? केमिकल एनर्जी। एज द नेम इंडिकेट दैट केमिकल, इट्स मीन कि ये हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं, और हम इनको ऐसे ही याद रखेंगे, जो केमिकल्स होते हैं एक्चुअली वो किस चीज़ से बने होते हैं? एटम से। हम ये कहते हैं कि इस कायनात की हर चीज़, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट, या ऑल द एलिमेंट्स मेड अप ऑफ एटम्स एक्चुअली। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो एटम्स होते हैं, या एटम्स मिल के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन एटम्स के दरमियान में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में होल्ड करके रखती हैं, जो इनको आपस में होल्ड करके रखती हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ जोड़ के रखती हैं, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के रखती हैं। ठीक है, तो उन फोर्सेस को जो फोर्स पाई जाती है, जो उनको इकट्ठा रखती है, या जब हम उनको इकट्ठा करते हैं, जो बॉन्ड बनता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बात क्लियर हुई? जब हमने कोई दो एटम्स को करीब लाना होता है तो हम उनको एनर्जी देते हैं, हम उनको एनर्जी देते हैं, या उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल होते हैं, उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होती है। तो जब वो बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड बनने का अमल या ब्रेकिंग का अमल, इसमें एनर्जी बनती भी है और रिलीज़ भी होती है। ठीक है, सॉरी बनती नहीं, इसमें एनर्जी यूज़ भी होती है या रिलीज़ भी होती है। तो हम ये बात देखते हैं यहाँ पे, द एनर्जी दैट इज़ फाउंड, वो एनर्जी जो हमें मिलती है बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें एनर्जी मिलती है, दैट एक्चुअली होल्ड्स द एटम टुगेदर, या होल्ड देम टुगेदर, जो उनको आपस में इकट्ठे रखे हुए वो एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़, वो एक्चुअली क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। उस केमिकल बॉन्ड में क्या है? केमिकल एनर्जी है, इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो कहते हैं, लेट, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम फूड को इंटेक करते हैं या फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल की एग्जांपल लेते हैं पहले। किसको बर्न करते हैं? फ्यूल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं। जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो क्या होगा? उसकी एनर्जी रिलीज़। उसकी एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? हीट प्रोड्यूस होती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हों। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना, उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है, उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है। कौन सी एनर्जी होती है? जब हम उसको बर्न करते हैं, तो बर्न करने का प्रोसेस, उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। हम डिटेल से ऑक्सीडेशन को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब वो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं ना, टूटते हैं, तो उनमें से कौन सी एनर्जी रिलीज़ होनी है? एक्चुअली दैट केमिकल एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिलीज होती है? फिर वो हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो एक हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी की फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई? फूड में भी हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी किस एनर्जी की टाइप है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि बॉन्ड्स में कौन सी एनर्जी होती है, और केमिकल एनर्जी का वहाँ ऑप्शन ही नहीं होगा, तो फिर कौन सी पे टिक करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फूड में भी किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? क्योंकि फूड में भी हमारे पास एटम्स है ना, और वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिले हुए हैं, और उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर है। जब हम इस फूड को ईट करते हैं, खाते हैं, तो इन बॉन्ड्स को हमारी बॉडी में तोड़ा जाता है। इन बॉन्ड्स को हमारी बॉडी में किस प्रोसेस के दौरान तोड़ते हैं हम इसको? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। किस प्रोसेस में? इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम उन फूड के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, और उनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी। उनसे जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी यूज़ हो रही है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मेरी बॉडी मूव कर रही है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और मुझे स्वेटिंग भी हो रही है। इट्स मीन कि हीट एनर्जी की फॉर्म में भी जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, जो मेरी बॉडी से क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। ये बात क्लियर हो गई? तो हम कहते हैं कि फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। और जब हम इन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। किस प्रोसेस में? और उस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी बुक कहती है, ऐसा समझें कि फूड जो है वो आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स की तरह काम करती है। स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स हैं ये। ठीक है,
छोटे छोटे सेल्स हैं, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे फूड के, वो एक्चुअली कैसा बिहेव कर रहे हैं हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रिक सेल्स की तरह। ये हम कह सकते हैं दीज आर द स्मॉल बैटरीज। एक्चुअली ये छोटी छोटी क्या रख दी है अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में, बैटरीज। जो फूड हम खाएंगे तो एक्चुअली उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम जो है रिलेट कर रहे हैं, हम कहते हैं ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, ये जो बैटरीज हैं ये हमें क्या दे रही हैं, एनर्जी दे रही हैं, ठीक है। या फिर अगर हम एज सच इन इलेक्ट्रिक सेल्स को या बैटरीज को फिज़िक्स में एज अ सेपरेट डिसिप्लिन भी देखें तो उनमें भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। याद रखना, एक तो इससे हम रिलेट भी कर सकते हैं, दूसरा अगर हम इसको सेपरेट करके पढ़ना चाहें तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, या फिर हमारे पास जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज। नेक्स्ट जो एनर्जी है हमारे पास, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। एज द नेम इंडिकेट दैट दिस एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी एटम हो और उसके सेंटर में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस सेल का भी होता है, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, उस सेल का भी न्यूक्लियस होता है। क्या ये सेल का न्यूक्लियस और एटम का न्यूक्लियस सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ किसके न्यूक्लियस की, एटम के न्यूक्लियस की, ठीक है। अब हम प्रॉपर डिफाइन देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं द एनर्जी कंटेन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है एक्चुअली किस टाइप के एटम्स में होती है, स्पेशली ऐसे एटम्स जिनको हम हैवी एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी एटम्स। उनमें ये न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन एलिमेंट्स को, एटम्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं उनके लिए, रेडियो एक्टिव। उनको रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिस कंडीशन में पाए जाते हैं उसी कंडीशन में वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं, रेडिएशन। तो रेडिएशन से हम उनको रेडियो का वर्ड उनके साथ जोड़ देते हैं कि वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब वो रेडिएशंस क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ। तो हम कहते हैं ऐसी एनर्जी जो एटम के कहाँ पर स्टोर हो, न्यूक्लियस में, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास टू फॉर्म्स या कह सकते हैं कि टू प्रोसेस हैं जिनके अंदर या तो ये न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है या स्टोर होती है। क्लियर। उनमें हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और न्यूक्लियर का मतलब तो हो गया न्यूक्लियस। फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। कोई सी हमारे पास दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम मिक्स करके फ्यूज़ करके एक ही बड़ा ऑब्जेक्ट बना दें, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन हमने कौन से ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जोड़ना है, किसको जोड़ें आपस में, एटम्स को। एटम्स के स्पेशली किसको जोड़ें हम, न्यूक्लियस को जोड़ें। एटम के किसको जोड़ें, न्यूक्लियस को जोड़ें। जब हम एटम के न्यूक्लियस को जोड़ेंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, तो जो जिन एटम्स को हम जोड़ेंगे वो क्या होंगे, पहले स्मॉल होंगे, लाइटर एटम्स होंगे। कैसे होंगे, लाइटर एटम्स होंगे। जब वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, वो लाइटर एटम्स आपस में क्या हो जाएंगे, जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लार्ज और हैवियर एटम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लार्ज एंड हैवियर एटम्स। क्लियर। अब हम कहते हैं कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड न्यूक्लिया इज अ प्लूरल, ठीक है। जब हम एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उनको न्यूक्लियसिस नहीं कहेंगे, उनको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। जब हमारे पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे और वो छोटे होंगे, छोटे एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और एक बड़ा हैवियर एटम बनता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट रिएक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन का मतलब समझ में आया कि जम हो जाना, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, जम हो जाना, मिक्स हो जाना, मिल जाना, एक नई चीज़ बन जाना। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं ये नेचुरली हमारी इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग है। ये कैसे हैं,
नेचुरली अकरिंग कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम सन की। सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हम हैवी न्यूक्लियस जो होंगे, एक्चुअली न्यूक्लियाई जो होंगे, उनको हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। न्यूक्लियस को, जो बड़े न्यूक्लियस होंगे, जब हम उनको ब्रेक करेंगे तो उनमें से क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी। और याद रखना, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में कि इतना हमारे पास जो है वो एटम को तोड़ने का मसला नहीं है, जितना बाद में इसकी एनर्जी को संभालने का मसला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? तो हमारे पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या, कौन से रिएक्शन करवाते हैं हम? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और याद रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नेचुरली अकरिंग थे, लेकिन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस नेचुरली नहीं होते। हम जानबूझ के इनको करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। किस में करवाते हैं? और उनसे क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट।